प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। तो पाठ के पिछले अंश में हमने देखा कि लेखक बताते हैं कि मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, इतनी कि जिसकी गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। यहाँ पर वर्षा यदि अधिक मात्रा में होती है तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, और कहीं कहीं पर मरुभूमि में 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे एक खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है, और यह पट्टी जहाँ पर भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन वह रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। तो लेखक अब आगे जानकारी देते हुए कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। जब कुएं की खुदाई होती है तो मिट्टी का रंग बदलने लगता है, तो उसी से ही खड़िया पट्टी नीचे है इस बात का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर ही खुदाई करने पर निकल आता है, लेकिन वह पानी अक्सर खारा होता है, यानी प्रायः अर्थात अक्सर वह पानी खारा होता है, इसलिए पीने के काम नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में पीने के पानी के प्रबंध के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं, और पट्टी खोजने में जो पीढ़ियों का जो अनुभव है वही अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम से यदि बैठे नहीं अर्थात वह रेत में नहीं सूखता, तो यह पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी खड़िया पट्टी चल रही है, कि रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में तक जाकर मिलने से रोक देती है। इसी पट्टी के कारण वर्षा का मीठा जल जमीन के अंदर के खारे पानी में मिलने से रुक जाता है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। तो बरसात का पानी रेत के नीचे जाकर जो पत्थर की पट्टी है उसके बीच में अटक जाता है और वहां नमी बनकर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। तो इस समय पर भी ऐसे क्षेत्रों में, राजस्थान की इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रकृति की एक अनोखी उदारता यहाँ पर काम करती है, यानी प्रकृति ने जो व्यवस्था की है उसकी एक और उदारता यहाँ पर पानी को भाप बनने से रोक लेती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं, और यही जो जहाँ लगाव है वहीं अलगाव भी होता है। तो रेत के कण जिस तरह से मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं, तो जब वह चिपक करके अपनी जगह भी छोड़ते जाते हैं, तो इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। तो जिस तरह से दोमट मिट्टी है या फिर काली मिट्टी का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि ऐसे प्रांतों में वर्षा बंद होने के बाद जब धूप निकलती है तो मिट्टी के कण धूप से सूख करके आपस में चिपकने लगते हैं, और धरती में इसी कारण खेतों में और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। तो धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प यानी भाप बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। तो दोमट मिट्टी और काली मिट्टी में जब मिट्टी के कण चिपकते हैं तो वहाँ दरार पड़ जाती है, और वहीं से जो है पानी जो इकट्ठा है जमीन में वह भाप बनकर वापस वातावरण में लौटने लगता है। परंतु यहाँ पर राजस्थान में रेतीली भूमि में यहाँ पर जो बिखरे रहने में ही इस संगठन है, जो रेत के कण अलग अलग है उसी में ही बिल्कुल मिलकर रहने का भाव है, संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, और यह रेत यहाँ पर परस्पर लगाव नहीं है, आपस में चिपकते नहीं हैं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता,
तो जब रेत के कण आपस में मिलते ही नहीं हैं तो उनमें अलग होना भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर वे रेत के कण अपनी जगह पर ही रहते हैं, वे अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती हैं। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है, वह जमीन के अंदर ही इकट्ठा रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, और तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के जो असंख्य कण हैं उनका कड़ा पहरा रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर से रेत जो है वह नमी को बनाए रखती है, और नीचे वह खड़िया पट्टी जो है वह भी जो है जमीन में सूखे हुए पानी की रखवाली करती है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ पर कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदल देती है। तो जब इन क्षेत्रों में जहाँ पर रेत में नमी समाई हुई है, तो यदि यहाँ पर कुएं बनाई जाती है तो उस कुएं में जो है रेत में समाई हुई नमी फिर से बूंद बूंद इकट्ठा होने लगती है, बूंद के रूप में बदलने लगती है, और वह बूंद बूंद रिसती है, धीरे धीरे रिसती है, और कुएं में पानी जमा होने लगता है। और खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। तो जिस राजस्थान में खारा पानी जमीन से निकलता है, उसी जगह पर यह बूंद बूंद रिसता हुआ पानी कुएं में इकट्ठा होने लगता है, जो खारे पानी के सागर में एकदम अमृत जैसा मीठे पानी के समान है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। तो मरुभूमि के जो लोग हैं वहाँ के निवासी, उन्होंने बहुत मंथन किया। मंथन यानी विचार विमर्श किया, और उन्होंने जो अनुभव किया उन अनुभवों को व्यवहार में उतारने के लिए एक पूरा शास्त्र विकसित कर दिया। यानी एक लिखित रूप में जो है वह पूरे उस एक शास्त्र के रूप में, एक लिखित रूप में, उसे लिखित ज्ञान के रूप में उसे विकसित कर दिया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। तो पहला रूप है, उसे पालर पानी कहते हैं। तो पालर पानी क्या है कि यह यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसी को पालर पानी कहते हैं। और यह वर्षा का पानी धरातल पर बहता है, यानी पृथ्वी के ऊपर धरातल पर बहता है, और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। तो यहाँ यदि शब्द में भी कुछ छिपा हुआ है, अब उसका विवरण आगे कहीं और मिलेगा। तो यदि आदि शब्द भी है, तो इस आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, और इसका पूरा विवरण आगे स्पष्ट होगा। तो समाज ने जो ज्ञान संचित किया है उसको उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है, जिसमें पहला रूप है पालर पानी, अर्थात सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है, वह भूमि में छिपा हुआ जल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच जो पानी का तीसरा रूप है उसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। तो रेजाड़ी पानी वह पानी है जो न तो पालर पानी है और न ही पाताल पानी है, बल्कि बीच में रुका हुआ पानी का तीसरा रूप है। धरातल से नीचे उतरा तो रेजाड़ी पानी धरातल से यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे जमीन में उतरता है, लेकिन पाताल में नहीं मिल पाता है, और यही पानी उसी को ही रेजाड़ी कहते हैं। वर्षा की मात्रा नापने के लिए इंच या सेंटीमीटर का नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। तो बरसात के पानी को नापने के लिए यहाँ पर रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं बल्कि धरातल में समाई वर्षा को नापता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रेजा जो शब्द का उपयोग
पानी की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, तो वह जो धरातल में समाई हुई वर्षा है उसको नापने के काम आता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल तक अगर भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। तो रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है, तो खड़िया पट्टी उसे पाताली पानी में जाने से रोक लेती है। ऐसी यदि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर ऐसी खड़िया पट्टी का अभाव है तो वहाँ पर होने वाली वर्षा का पानी, रेजानी पानी, धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिल जाता है और अपनी मिठास और अपना विशिष्ट रूप खो देता है। वह इसलिए क्योंकि पाताली पानी ज़्यादातर खारा है। तो जहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं है तो वहाँ पर रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जमीन के नीचे जाकर पाताली पानी से मिलकर के अपना विशेष रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी यदि खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर के खारा हो जाता है। तो इस तरह राजस्थान प्रांत में पानी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला रूप है पालर पानी, दूसरा है पाताल पानी और तीसरा है रेजानी पानी। तो यह था पाठ का अंश। तो आशा है कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। पाठ का अगला अंश हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।